हेलो बच्चों, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र का एक नया लेक्चर। और आज हम इस लेक्चर में करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। इसके जो पिछले वाला लेक्चर किया था उस लेक्चर में भी हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें एनसीईआरटी के 13 क्वेश्चन हम कर ले गए थे। ठीक है, 13 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था और उसमें हमने ये भी कहा था कि आप लोग अगर जिसने नहीं ट्राई किया वो क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, तो होपफुली आप लोग ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज 1.14 से क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन से कैसे क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले 14 क्वेश्चन देखते हैं। पेन और बुक सब कुछ कॉपी निकाल लो। ठीक है, बुक को रख लो बगल में। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, फिर वही बात, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप अपने बुक से देखते रहो। ठीक, देखो तो 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र 1.33 में, तो देखो सबसे पहले इसका चित्र बना लो कि चित्र किस तरीके से दिया हुआ है। 2 प्लेट दिया हुआ है, एक प्लेट हमारा इधर धनात्मक है, ये धनात्मक प्लेट है, और इधर हमारा ये ऋणात्मक प्लेट है। ठीक है, 2 प्लेट दे रखा है और कह रहा है कि किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, ये एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, आवेशित कणों के पदचिन्ह ट्रैक दर्शाए गए हैं। 3 आवेशित कण हैं, उन तीनों कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं कि किस दिशा में वो जा रहे हैं। तो देखो पहला जो पद चिन्ह है वो पहला पद चिन्ह हमारा कुछ इस तरीके से है। ये जो है ये हमारा पहला पद चिन्ह है। ठीक, ये पहला है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो दूसरा वाला इस तरीके से दर्शाया गया है कि ये हमारा दूसरे आवेश का पद चिन्ह है। और जो तीसरा आवेश है उस तीसरे आवेश का पद चिन्ह जो है वो कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। ये जो है हमारा तीसरा आवेश है। ठीक है, ये चित्र जो है वो क्वेश्चन में बना हुआ। ठीक, क्वेश्चन में चित्र बना हुआ है। अब कह रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, ये बताइए कौन सा आवेश धनात्मक है और कौन सा आवेश ऋणात्मक, हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, दूर होते हैं। अगर ये आवेश जो है वो प्लस की तरफ जा रहा है, अगर प्लस की तरफ जा रहा है, धनात्मक प्लेट की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस होगा, तभी तो धनात्मक की तरफ जा रहा है। यानी कि इस पे आवेश कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस पे भी आवेश कैसा होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों आवेश जो हैं, आवेशित जो हैं ये दोनों कण, ये दोनों किधर की तरफ मुड़ रहे हैं, प्लस की तरफ मुड़ रहे हैं। और जो तीसरा आवेशित कण है ये किधर मुड़ रहा है, माइनस की तरफ मुड़ रहा है। तो जाहिर सी बात ये कैसा होगा, प्लस होगा, तभी तो ये किधर मुड़ेगा, माइनस की तरफ मुड़ेगा। जब ये प्लस होगा तभी ये किधर मुड़ेगा, माइनस की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो यही कह रहा है कि इसमें यही कह रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह बताइए। तो पहला आवेश माइनस, दूसरा भी आवेश माइनस होगा, ऋणात्मक होगा, तीसरा कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, उसके आगे कह रहा है कि इसमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात यानी कि Q/m, अब फिर देखो यहाँ पर वही संहति आया है, संहति मतलब मास, द्रव्यमान। ठीक, तरह का आवेश संहति का अनुपात अधिकतम है। कह रहा है कि इसमें से तीनों में से किसका Q/m जो है वो हमारा अधिकतम है। इसमें से किसका Q/m आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा एक लाइन याद रखो कि जिसका पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा, जिसका पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा उसका Q/m भी अधिक होगा। देखो अगर हम यहाँ से लाइन खींचें तो देखो ये हमारी जो होगी ये हमारी मिड लाइन यहाँ से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। और अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस तरफ से होगी। ठीक है, अब देखो किसका विस्थापन ज्यादा है, यहाँ से देखो विस्थापन इतना, यहाँ से विस्थापन इतना, और यहाँ से देखो विस्थापन इतना ज्यादा हो रहा है। तो तीसरे का विस्थापन क्या है, सबसे ज्यादा है, तो Q/m भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो कि जिसका पार्श्विक विस्थापन जिसका पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा उसका Q/m भी अधिक होगा। जिसका पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा उसका Q/m भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे तो ये हम कैसे रट्टा मार ले, ऐसे नहीं, रट्टा मत मारो, मैं समझा रहा हूँ कि इसको कैसे होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एक चीज़ आप याद रखो कि ऐसा फिगर अगर मिल रहा है तो जिसका पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा, देखो तीसरे का एकाएक ज़्यादा मुड़ गया है तो इसका पार्श्विक विस्थापन क्या अधिक है, तो जिसका पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा उसका हमारा Q/m यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो होगा, या आवेश संहति का अनुपात जो होगा हमेशा क्या होगा, अधिकतम होता है। ठीक है, इसको मिटा दूं, मैं फिर इसको बनवा के बता रहा हूँ कि कैसे बनता है, कैसे आया Q/m अधिकतम। ठीक है।
मिटा दूँ इसको। चलिए देखो क्या दे रखा है हमें, एक हमें दे रखा है धनात्मक प्लेट और एक दे रखा है ऋणात्मक प्लेट। तो यहाँ पे ये मान लिया हमने, ये हमारा जो है ये हमारा धनात्मक प्लेट है, ठीक, यहाँ से धनात्मक प्लेट हो गया और इधर नीचे आ गया ये हमारा ऋणात्मक प्लेट आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक आवेश जो है वो आवेश हमारा -q है, ठीक, ये आवेश हमारा कितना है, -q है। इसको अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस तरीके से बनी हुई है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब देखो इसको जाना तो कैसे चाहिए था, इसको इसे सीधे एक तरीके से जाना चाहिए था आवेश को, अगर मैं आवेश को ले जा रहा हूँ तो सीधा आवेश निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है तो ये सीधा कुछ समय तक तो सीधा जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, इस तरीके से मुड़ जाता है, यही तो हो रहा है इसमें। इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि ये अगर हमने यहाँ पे माइनस लिया है तो ये माइनस जो है वो ऊपर धनात्मक की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसकी दूरी जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये लेंथ हमारा L है और जो ये विस्थापन हुआ है इस विस्थापन को मान लेते हैं, विस्थापन हमारा कितना है, y के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे देखूँ कि कितना इस पे बल लग रहा है, इस पे कितना बल लग रहा होगा, इस पे ऊपर की तरफ QE के बराबर बल लग रहा होगा, इस पे जो बल लग रहा होगा ऊपर की तरफ QE के बराबर। जैसे मान लो कि ये आवेश यहाँ पर रखा है तो ऊपर की तरफ इस पे QE बल लगेगा, ठीक, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा। और जो इसका हमारा जो हमारी प्रारंभिक चाल है, यहाँ पे जो प्रारंभिक चाल है वो प्रारंभिक चाल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी कितनी है, 0 के बराबर है। पहले तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, शुरुआत में इसकी चाल कितनी होती है, 0 होती है, प्रारंभिक चाल जो है वो कितना है, 0। उसके बाद तो इसकी गति क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि F बराबर जो होगा या एक्सीलरेशन, अच्छा यहाँ से अगर मैं इसका एक्सीलरेशन निकालना चाहूँ, ठीक है, अगर एक्सीलरेशन निकालना चाहूँ तो F बराबर ma फार्मूला पढ़े थे तो A बराबर क्या निकल जाएगा, F बाई एम के निकल जाएगा और F का मान कितना है, QE के बराबर, तो QE बाई एम के बराबर निकल जाएगा। यानी कि हमारा जो एक्सीलरेशन आया वो कितना आया, QE बाई एम के बराबर आ गया, ठीक। अब इसका विस्थापन हमें निकालना है तो विस्थापन का फार्मूला हमारे पास है कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर है। तो विस्थापन कितना हो रहा है, y हो रहा है, तो S की जगह पे y कर दो, यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक चाल जो 0, तो 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस का हाफ इंटू ए का मान हमारा कितना है, QE बाई एम, ये हो जाएगा QE बाई एम के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे है टी स्क्वायर। अब देखो जो टी स्क्वायर है ये कुछ किताबों में ऐसा भी हो सकता है, जहाँ अगर सोल्यूशन आप देखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको इस तरीके से VX का स्क्वायर करके लिखा हुआ मेरे, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में, हम मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको X डायरेक्शन मान लेते हैं ऊपर वाले को, या इसको VY करके भी लिखा हुआ मिल सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। हम टी ही करके कर देंगे, कोई भी गलत नहीं है इसमें। तो देखो Y बराबर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा QE बाई 2m इंटू टी स्क्वायर के बराबर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो टी तो हमारा फिक्स होगा, ठीक, हमारा जो वैद्युत क्षेत्र वो भी कितना होगा, फिक्स होगा, ये भी जो 2 है वो 2 भी क्या है हमारा फिक्स है। तो यहाँ से हमारा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकल रहा है, q बाई एम के निकल के आया, y जो हो गया वो अनुक्रमानुपाती हो गया q बाई एम के। अब देखो जिसका y जो होगा वो ज्यादा होगा उसका q बाई एम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका y कम होगा उसका q बाई एम भी क्या होगा, कम होगा। y क्या है, पार्श्विक विस्थापन ही तो है कि कितना विस्थापित हो रहा है वो, ठीक, पार्श्विक विस्थापन ही तो है। तो देखो जो ग्राफ, देखो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है किताब में, इस ग्राफ को देखो तो पहले वाले का और दूसरे वाले का विस्थापन कम है, जबकि तीसरे वाले का विस्थापन क्या है, ज्यादा है। तो जिसका विस्थापन ज्यादा उसका q बाई एम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से रिलेशन निकाल लिया है कि y जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, q बाई एम के होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और या तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट याद रखो कि जिसका पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा उसका q बाई एम भी क्या होगा, अधिक होगा, नहीं तो इसको इस रिलेशन की सहायता से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए नोट कर लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया, चलिए अगला देखो
ये कितना था 1.14 था, 1.15 देखो 1.15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1.15 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं कि E बराबर कितना दे रखा है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलाम के बराबर, ठीक है। अच्छा यहाँ वेक्टर का चिन्ह भी लगा लो क्योंकि यहाँ पे I कैप दे रखा है, तो वेक्टर का लगा लो यार, क्या हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि एक इस पर विचार कीजिए, ठीक है भैया कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो ये मान लेते हैं कि ये हमारा X है, ये Y है और ये हमारा Z तल है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र जो है वो वैद्युत क्षेत्र हमारा X एक्सिस में है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र हमारा है X एक्सिस में। देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो E का मान है वो E का मान हमारा कितना है 3 × 10⁻³ I कैप, यानी X डायरेक्शन में ये हमारा बना हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि एक तल बनाओ जो तल YZ तल के समांतर हो। देखो YZ तल के समांतर, देखो एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है। देखो ऐसे ये बना हुआ है हमारा, ऐसे बना है ये, देखो ऐसे बना है ये हमारा X हो गया, ये Y हो गया और ये हमारा क्या हो गया Z हो गया। जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र देखो X अक्ष के समांतर इस तरीके से यहाँ से शुरू हो गए, इस तरीके से X अक्ष के समांतर जाए। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि इस तरीके से आगे की तरफ निकलती हुई जा रही है, ठीक। और जो हमें तल बनाना है वो YZ तल के समांतर, YZ तल हमारा यही तो YZ तल होगा, यानी कि जो तल बनेगा यहीं पर बनेगा। देखो इस तरीके से तल हमारा बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो हम तल बनाएंगे वो तल हमारा देखो कुछ इस तरीके से तल हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जो हमारा तल बनेगा वो तल हमारा कुछ इस तरीके से ये तल हमारा यहाँ पे बन जाएगा। देखो YZ तल के समांतर देखो ऐसे है, ये ऐसे तल है, ये हमारा YZ तल के समांतर बन गया, ये हमारा एक तल बन गया, ठीक। और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र हमारा देखो इसके ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, इस तरीके से निकल रहा है। देखो ऐसे निकल रहा है, ऐसे जाके ऐसे निकल रहा है वैद्युत क्षेत्र, समझ में आ रहा है ना कि ये हमारा YZ तल के समांतर हो गया। वैद्युत क्षेत्र ऐसे घुस रहा है, इधर से ऐसे इस तरफ से क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब कह रहा है कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स में बताना है। तो फ्लक्स का फार्मूला हमें पता है कि फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर होता है EA cos थीटा के बराबर होता है। इसी का एक फार्मूला और है कि फाई बराबर होगा E.A के बराबर होगा, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों बात एक ही है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A के बीच का, E और A के बीच का क्या होगा, एंगल होगा। तो सबसे पहला काम करते हैं कि यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाते हैं, तो छोटा सा एरिया यहाँ पर काटते हैं A और इसका एरिया वेक्टर बाहर इस दिशा में होगा, ये हमारा एरिया वेक्टर DA हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ से देखो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमारा कितना, देखो वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना, देखो ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो दोनों के बीच का कोण जो थीटा है वो थीटा बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, 0 के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला कहाँ से आता है वो पता है ना कि छोटा सा एरिया काटेंगे तो यहाँ से छोटा सा फाई निकलेगा। वो फाई कितना होगा, वो फाई होगा हमारा d फाई होगा E.DA cos थीटा के बराबर। फिर छोटा सा एरिया यहाँ पे काटो, इसी तरीके से छोटा सा एरिया यहाँ पे काटो, यहाँ पे काटो, यहाँ पे काटो, इस तरीके से छोटे छोटे एरिया को क्या करो, काटते जाओ और सारे एरिया को सम कर दो। और सम करने का तरीका हमें पता है कि हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के तरीके से करते हैं ना, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन वहाँ का है, अगर आपको अभी ना आया तो एक बार पलट के वो चीज़ देख लो। हमारा फार्मूला निकल के यही आता है कि E.DA cos थीटा या फिर E.A cos थीटा के बराबर या फिर EA cos थीटा या फिर फाई बराबर E.A के बराबर आता है, ठीक। थीटा का मान 0 डिग्री मिल गया। अब एरिया निकाल लेते हैं। ये साइड कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये साइड भी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलोगे तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर के बराबर। ये भी हो जाएगा 0.1 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा निकल जाएगा इतना 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब अगर एरिया यहाँ से निकालना चाहो तो इसका जो एरिया होगा, देखो एरिया कितना होगा, भुजा स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर के बराबर। सबका मान रख दो यहाँ से। तो देखो फाई का जो मान निकलेगा, फाई बराबर निकल जाए, ई का मान कितना है 3 इंटू 10⁻3, एरिया कितना आ गया 0.01 इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान कितना 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 1000, ठीक, गुड़े 0.01
1। इस दशमलव को हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा सकता हूँ, दशमलव के नीचे 1, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गए, ये खत्म हो गया। और cos 0 का मान कितना होगा 1 होगा, तो ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो फाई का जो मान आ जाएगा, देखो फाई का जो मान आएगा वो फाई का मान कितना जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर। इसका मात्रक यही होता है ना कि 30 न्यूटन मीटर पर कूलाम के बराबर। तो फाई का जो मान आ जाएगा वो 30 न्यूटन मीटर पर कूलाम के बराबर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कर लीजिए, यही काम इसमें करना था, बस चित्र बनाने की जरूरत थी, आसानी से क्वेश्चन हो जाता कि कह रहा है कि x दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र, x दिशा में कहाँ से वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, ये I हमें बता रहा है कि ये किस दिशा में जा रहा है, x दिशा में जा रहा है। तो x दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र था, x दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो हमने एरिया वेक्टर जो निकाला, चूंकि हमें बता रखा है कि समतल जो है वो समतल हमारा YZ के समांतर होना चाहिए, YZ के समांतर होना चाहिए, तो YZ के समांतर हमने एक समतल बना लिया। एरिया वेक्टर इसका इस दिशा में निकलेगा, तो ये हमारा इसका मान कितना जाएगा, एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितना जाएगा, बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया और बाकी फाई का मान निकल गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया है ना, ये समझ में आया ना क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन पढ़ो कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इसी का बी पार्ट, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। बी क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इसमें बी क्वेश्चन कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब कह रहा है कि इसी वर्ग से वही सेम वर्ग है, इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अगर इसका जो तल है, अभी तक देखो ये ऐसे रखा हुआ था, अभी x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा था 0 डिग्री। देखो जो ये तल रखा हुआ था, ये तल अभी x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा था 0 डिग्री बना रहा था। अब कह रहा है कि इसी तल को x अक्ष के साथ कितना डिग्री बना जाए, 60 डिग्री का बना ले जाए। अगर ये कोण 60 डिग्री का बना है, चलो चित्र बना रहा हूँ इसका फिर से, ठीक है, थोड़ा चित्र की सहायता से समझो और आसानी से आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक है। देखो यहां से ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब जो हमें बनाना यहाँ पे वर्ग सेम ही वर्ग है, बस ये अब क्या कर रहा है कि ये वर्ग जो है वो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि ये वर्ग जो है, ये वर्ग हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखो ये वर्ग जो है, ये वर्ग हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये x एक्सिस के साथ अब ये कोण हमारा कितना बना रहा है, थीटा बराबर कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक। अब ये कहानी याद है ना थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ये कुछ वही वाली कहानी है कि देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक छोटा सा एरिया लेता था, यहाँ पे ये एरिया लेता था, ठीक, एरिया वेक्टर का दिशा हमारा ये होता था, और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती थी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये होती थी, जो एरिया वेक्टर के साथ कोण कितना बना रहा था, थीटा बना रहा था, कोण थीटा बना रहा था। तो अब इसकी वजह से फ्लक्स, तो अच्छा फ्लक्स का फार्मूला याद है ना कि, अच्छा फ्लक्स की डिफिनेशन याद है ना कि जो बताया था फ्लक्स क्या बनता है, फ्लक्स क्या होता है बताया था ना कि अगर कोई एक एरिया है, उस एरिया के लंबवत जितने वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वही क्या होती है, फ्लक्स की संख्या होती है। समझाया था, याद है ना, ठीक है, नहीं याद एक बार फिर से पढ़ के देख लो। तो देखो अगर ये इसके लंबवत नहीं गुजर रही है तो इसके दो कंपोनेंट करते थे, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा ई का, ये होगा हमारा ई कॉस थीटा होगा, और एक इसके लंबवत आएगा, ये हमारा क्या होगा ई साइन थीटा होगा। तो फ्लक्स किसकी वजह से बनेगा, ई साइन की वजह से क्या फ्लक्स बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखो ये प्लेन, ये समतल जो था ऐसे था और ये फ्लक्स ऐसे निकल रहा है। तो क्या ये फ्लक्स, ये वैद्युत क्षेत्र जो है, ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या इसको काट रही हैं, इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। जब नहीं करेंगी तो इसका फ्लक्स हमारा बनेगा नहीं। और जो ई कॉस थीटा है वो देखो ये ऐसे है, ई कॉस थीटा ऐसे निकल रहा है यहाँ से, और जो ई साइन थीटा है वो ऐसे निकल रहा है इस तरीके से। तो ई साइन थीटा तो बनाएगा नहीं, कौन सा बनाएगा, ई कॉस थीटा बनाता था, वही केस हमारा यहाँ पे कर दिया है। अब ये एंगल जो थीटा था, ये थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, ये थीटा हमारा यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर बनाओगे तो देखो एरिया वेक्टर कुछ इस दिशा में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा देखो यहाँ से एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये मान लेते हैं, ये एंगल हमारा कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 60
डिग्री दे रखा है। तो अब इस एंगल का क्या करोगे, दो कंपोनेंट करोगे। अब सब कुछ थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा चेंज कर दो, कि थोड़ा सा चेंज करो इसको। अब देखो इसको क्या कर दिया है, ये एक्स तो वही है, इसको क्या करें, थोड़ा सा ऐसे जो हमारा समतल था उस समतल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। जब ऊपर का घुमाऊंगा तो एरिया वेक्टर इसका लंबवत निकलेगा ना। तो जब ये ऐसे था तो एरिया वेक्टर ऐसे था, जब ये थोड़ा सा घूमा तो एरिया वेक्टर भी तो ऐसे घूमेगा। अब ये कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो अब इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट तो हमारा ई का इस डायरेक्शन में जाएगा, एक कंपोनेंट इसके लंबवत दिशा में आ जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला देखो, फार्मूला तो सेम लगने वाला, बस थीटा का जो मान होगा वो थीटा का मान हमारा कितना रखोगे यहाँ पे 60 डिग्री। जो फाई बराबर फार्मूला था कि ई ए कॉस थीटा, तो अब थीटा का मान कितना जाएगा 60 डिग्री। एरिया अब भी वही होगा 0.01 मीटर स्क्वायर के बराबर, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बस इतना सब बताए कि थोड़ा सा तुम्हें फील आ जाए कि इसमें 60 डिग्री बना कैसे। तो इस तरीके से इसको समतल को थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा देते हैं, तो एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा घूमेगा। तो अब एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 60 डिग्री। अब देखो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्या ये वैद्युत बल रेखाएं फ्लक्स हमारा बनाएंगी? फ्लक्स नहीं बनाएंगी, क्योंकि जरा देखो ये ऐसे पहले था, ठीक, मान लो ये एरिया था, ये ऐसे था, इसको क्या कर दिया, ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। अब वैद्युत बल रेखाएं जो जा रही थी, पहले ऐसे था तो वैद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत गुजर रही थी। जब इसको ऐसे घुमा दिया तो क्या वैद्युत बल रेखाएं अब इसके लंबवत निकल रही हैं? लंबवत नहीं निकल रही हैं। अब इससे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कोण बनाएंगे। तो कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री। देखो ये ऐसे निकल रही हैं, तो क्या ये लंबवत दिशा में निकल रही है? नहीं निकल रही हैं। तो कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री। अब इसका दो कंपोनेंट हम कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट आया था ई कॉस थीटा, दूसरा आता ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा की वजह से हमारा क्या बनता, फ्लक्स बनता। ई साइन थीटा की वजह से फ्लक्स नहीं बनता। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूले में लग जाओ। इतना तो फील बहुत हो गया होगा यार, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो फाई बराबर ई का मान कितना दे रखा है 3 × 10⁻3। एरिया का मान कितना दे रखा है 0.01 इंटू साइन, सॉरी कॉस है ना, इंटू कॉस 60। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 10⁻3 इंटू ये 0.01 को नीचे सब कर लो, यहाँ से सब हटा दो, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक, तो अच्छा इसको 10⁻3 को ऐसे कर ले रहे हैं, 3 जीरो बढ़ा के, यहाँ पे 10⁻3 को 3 जीरो बढ़ा दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 3 × 10 इंटू 1/2। तो यहाँ से कट जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो फाई का मान हमारा कितना जाएगा, फाई का जो मान आएगा वो फाई का मान हो जाएगा हमारा 5 या 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब जितना फील दिला सकता था उतना हमने कोशिश कर लिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि लेक्चर को तुम कैसे देखे हो। नोट कर लिया, इसको समझ में आ गया ना कैसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.6। ठीक, 1.6 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.16। ठीक, 1.16 में कह रहा है कि अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का, इसमें कह रहा है कि 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, नेट फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा, कह रहा वैद्युत क्षेत्र यानी ई का मान तो वही ले लो, ई का मान कि 3 × 10⁻3। ई का जो मान हो जाएगा, देखो ई का जो मान दे रहा है, ये दे रहा है 3 × 10⁻3 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। यही तो कह रहा है कि अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ समझो, ये हमारा x है, ये y है और ये हमारा z है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से निकल रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरीके से निकल रहा है। अब इसके आगे इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से। अब इसका एक घन बनाओ जो 20 सेंटीमीटर भुजा का हो। ठीक है, चलो एक घन यहाँ पे बना लेते हैं कि ये हमारा एक घन बन गया। इसकी जो भुजाएं हैं वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है,
क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। देखो कह रहा है कि इसकी भुजा कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर किसी घन से, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। अब इसके देखो, इसके जो फलक है वो निर्देशांक तलों के समांतर हैं, तो इसके कितने फलक मिलेंगे यहाँ पे, इसके जो फलक मिलेंगे वो टोटल कितने फलक मिलेंगे, 6 फलक मिलेंगे। घन के कितने फलक होते हैं 6, तो इससे कितने फलक मिलेंगे 6 फलक मिलेंगे। अब देखो जो इसके जो फलक है वो निर्देशांक तलों के समांतर है, तो कह रहा है कि इससे कितना फलक्स निकलेगा। तो अब जरा यहाँ पे देखो इसका नाम दे दे रहा हूँ कि ये फलक, इसको ऊपर वाले को मान रहा हूँ 1, जो ये बगल में है, ये नीचे वाला इसको मान लो 2, जो इस साइड में इसको मान लो 3, और जो इस साइड में इसको मान लो 4, जो आगे की तरफ है इसको मान लो 5, और जो पीछे की तरफ है उसको मान लो 6 मान लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं पहला, अगर देखो यहाँ से हमसे फ्लक्स पूछ रहा है, अगर इसके अंदर इसके सेंटर पे कोई एक चार्ज रख देता तो हम सिंपल सा निकाल लेते गॉस के नियम से कि फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0 के बराबर, लेकिन ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो हम सबके प्रत्येक फ्लक्स से या प्रत्येक पृष्ठ से देखेंगे कितना फ्लक्स निकल रहा है, फिर सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, वही हमारा का फ्लक्स पूरा आ जाएगा। तो अगर पहले फ्लक्स से देखें, ये पहला जो हमारा पहला फ्लक्स है, पहला पृष्ठ है, उस ऊपर वाले पृष्ठ को देखो, केवल ऊपर वाले पृष्ठ को ऐसे देखो, बस केवल ऊपर वाले देखो। ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है, ये ऊपर वाला पृष्ठ कुछ ऐसे है, देखो ये ऐसे है ऊपर वाला पृष्ठ। ठीक, ये ऊपर वाला पृष्ठ इस तरीके से है। अब जरा ये बताओ ऊपर वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, एरिया वेक्टर किधर बनेगा, बाहर की तरफ। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक गॉसीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो अंदर की तरफ तो बना सकते हैं। तो एरिया वेक्टर इससे किधर होगा, बाहर की तरफ, इस तरीके से होगा। पहले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, देखो ये पहला वाला पृष्ठ ऐसा ही तो है, ये ऐसा पहला पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। तो देखो, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ इस तरीके से DA बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा एरिया वेक्टर DA बनेगा, इस सतह के कैसा होगा, लंबवत होगा। ठीक, तो अब जरा यहां से ये देखो, ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। इनके बीच का एंगल थीटा अगर निकालोगे तो थीटा बराबर कितना निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा। यहां से थीटा बराबर, इतनी बात क्लियर है, थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहां से φ1 की बात करूं कि φ1 जो होगा वो हमारा होगा EA cos थीटा, और कॉस थीटा का मान कितना 90, तो EA cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो φ1 का मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि φ1 से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ठीक, इसी तरीके से नीचे वाले का देखो, ये हमारा नीचे वाला फ्लक्स आ गया, ये नीचे वाला पृष्ठ आ गया हमारा। ठीक, अब नीचे वाले पृष्ठ का अगर एरिया वेक्टर निकालोगे तो एरिया वेक्टर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर तो इसी बना हुआ है ना, ये नीचे वाला है, तो नीचे वाला का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ जाएगा। तो देखो नीचे वाले का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर DA हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। देखो यहां से लंबवत एरिया वेक्टर DA इस तरीके से आएगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एरिया वेक्टर हमारा इस तरीके से। अब इनके बीच का कोण जरा देखो कितना है 90 डिग्री। तो φ2 जब निकालोगे, अगर हम यहां से, चलो इसको यहां लिख दो 0, ठीक है 0, अगर मैं यहां से φ2 निकालूं तो φ2 कितना होगा EDA या EA लिखो, EA cos थीटा का मान कितना है 90 है, तो ये हो जाएगा cos 90, तो ये हो जाएगा cos 90 का मान 0, यानी φ2 भी कितना हो जाएगा 0 के बराबर निकल के आ जाएगा। तीसरे वाले पृष्ठ की बात करते हैं। देखो तीसरा वाला होगा जैसे चौथा वाला होगा। देखो तीसरा वाला ये ऐसे है, ये ऐसे ही तो है तीसरा वाला, ये इसी तरीके से तो बना हुआ है। एक ऊपर का फलक हो गया, एक इस तरह इस साइड का हो गया, एक बगल का हो गया, एक इस साइड का हो गया, एक ऊपर का हो गया, तो टोटल हमारे 6 फ्लक्स निकल गए यहाँ से। तो ये बगल वाला हमारा ये ऐसे बना हुआ है। अब इसका अगर एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो एरिया वेक्टर सोच के बताओ किधर निकलेगा, ये अंदर की तरफ क्या जाएगा एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो अगर मैं φ3 की बात करूं तो φ3 का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर हमारा कुछ इस दिशा में DA आएगा। ठीक, ये एरिया वेक्टर होगा। देखो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये हमारा एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश है। दोनों के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे थीटा देखोगे तो थीटा कितना है 180 है। तो यहाँ से अगर मैं φ3 का मान निकालूं कि φ3 बराबर कितना होगा, तो EA cos 180, और cos 180 का मान कितना होगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस का EA के बराबर निकल जाएगा। ठीक, सिमिलरली चौथे पृष्ठ पे आ जाओ, इस चौथे का देखोगे तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा DA निकलेगा। अब देखो यह इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही है, यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यही हमारा क्षेत्रफल की दिशा है। तो थीटा का मान देखोगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो φ3 अगर निकालोगे तो φ4 तो ये हो जाएगा EA cos 0 का मान कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा EA के बराबर निकल जाएगा। ठीक,
अब जरा ऐसे सोचो कि ये हमारा पांचवा पृष्ठ जो है, पांचवा फलक जो है बाहर की तरफ है, तो इस पांचवें फलक का या पांचवें पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। देखो ऐसे ही है, पांचवा पृष्ठ ऐसे निकला हुआ तो बाहर की तरफ होगा। तो देखो क्षेत्रफल सदिश हमारा इस दिशा में जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में जा रहा है। तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। 5 की बात हो गई। तो अगर 5-6 की बात करेंगे तो देखो 5-6 जो पीछे वाला पृष्ठ है, उस पीछे वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, देखो इस तरीके से होगा। जो पीछे वाला पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल सदिश हमारा इस तरीके से होगा, यानी एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा। और वैद्युत क्षेत्र हमारा इस तरीके से निकल रहा है। देखो ऐसे तो ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये पीछे की तरफ एरिया वेक्टर, फिर इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं 5 निकालूं या फिर 5-6 निकालूं तो इनके बीच में EA कॉस कितना होगा, 90 डिग्री, और इसका मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर निकल जाएगा। यानी कि सब देखो कितना आ रहे हैं, 0 के बराबर आ रहे हैं। तो अगर अच्छा यहाँ पे देखो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, सारे तो कैसे हो गए, 0 के बराबर निकल गए। केवल क्या निकल रहा है, 5-3 और 5-4 का मान आ रहा है। और जबकि 5-3 और 5-4 जो है, एक का मान -EA और दूसरे का मान क्या आ रहा है, EA आ रहा है। ठीक, तो अगर इन सबको जोड़ूंगा तो वापस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फाई नेट का मान निकल के आएगा, देखो जो यहाँ से हमारा फाई नेट का मान निकल के आएगा, वो फाई नेट का मान कितना जाएगा, 0। यानी कि इस घन से कोई भी फ्लक्स बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो बात समझ में आए, इस घन से कोई भी फ्लक्स क्या होगा, बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब तो 0-0 आ रहे थे। अगर इनको जोड़ूंगा तो 1 माइनस और 1 प्लस क्या हो जाएगा, वापस क्या मिल जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी समझ सकते थे, ये हमारा घन बना हुआ। ठीक, अब देखो ये जो घन है, देखो ये ऊपर वाले और नीचे वाले की बात करोगे तो एंगल 90-90 कैंसिल। ठीक, अगर हम यहाँ से अगर हम ये ऊपर नीचे आगे पीछे वाले की बात करूंगा तब भी हमारा 90 और 90 डिग्री बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। कौन सा फलक बचा है, केवल ये तीसरा और चौथा बचा। ये तीसरा और चौथा जो है ये दोनों एक्स अक्ष के समांतर हैं। देखो XY तल में बने हुए हैं। ये तीसरा चौथा जो है वो हमारे किस में बने हुए हैं, देखो तीसरा और चौथा ऐसे बने हुए हैं, XY तल में बने हुए हैं। तो देखो XY तल में बना हुआ है, जैसे मान लो कि ये हमारा यहाँ पे ऐसे है। ठीक, तो यहाँ से जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स तो बाहर निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक समझो कि यहाँ से जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स तो बाहर निकलेगा। यानी कि इस पृष्ठ से जितना फ्लक्स अंदर जाएगा, इस पृष्ठ से उतना ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। हमने एक चीज़ और बताया था कि जब वह वैद्युत बल रेखाएं इंटर करती हैं, बंद पृष्ठ में अंदर की तरफ जाती हैं, तो वहाँ पे फ्लक्स हम माइनस में लेते हैं, और जब बाहर निकलती है तो फ्लक्स इसमें लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो देखो यहाँ से जितना अंदर जाएगा, देखो ये मान लो तीसरा है और चौथा पृष्ठ है, तो जितना तीसरे से अंदर जाएगा उतने ही तो चौथे से क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब चूंकि ये अंदर जा रहा है तो ये माइनस होगा, ये बाहर निकला तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों बराबर तो आपस में कितना जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको सोच सकते थे। ठीक, चलो खैर हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लो। हो गया इतना, नोट कर लिए, समझ में आया ना कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 1.18, क्वेश्चन नंबर 1.18। ठीक है, देखो 1.18 क्या कह रहा है, नहीं 1.16 था ना, ये 1.17 है, सॉरी 1.17। 1.17 कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला, सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ यार, ये एक बॉक्स बना लो यहाँ पे। ये हमारा क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया, काला बॉक्स है मान लो। ठीक है, एक काला बॉक्स है। सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से निकलने वाला नेट फ्लक्स, यहाँ से जो फाई नेट निकलता है, देखो जो इस बॉक्स से फाई नेट निकलता है वो फाई नेट हमारा कितना है, 8.0 × 10⁻⁴
3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो इस पे क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यहाँ पे टोटल आवेश कितना है। तो फाई बराबर, अगर एक बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई, हम गॉस के नियम से निकालते थे फाई, तो फाई बराबर हमारा कितना आता था, फाई बराबर होता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से क्यू का मान निकालना है, क्योंकि फ्लक्स बता दिया कि इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो क्यू बराबर निकल जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 पे पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 के बराबर होता है। अब इन दोनों का क्या करो, आपस में गुणा कर दो, गुणा करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका मान इतना ही होता है ना, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 के बराबर होगा। अब दोनों का गुणा कर लो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन नहीं करोगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बी वाले में कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, अच्छा बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों। ठीक, इसको मिटा दूं ना। चलिए, कह रहा है कि यदि इस बॉक्स के अंदर से जो नेट फ्लक्स है वो हमारा शून्य है, तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। यही तो कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक, तो बी क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे पहला तो कह रहा है कि नेट फ्लक्स जीरो, यानी कि फाई नेट का जो मान है वो हमारा कितना है, जीरो है। अगर मैं गॉस के नियम से देखूं कि गॉस के नियम से फाई का जो मान होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक, इसका जब फाई नेट हमारा जीरो है, यहाँ पे फाई नेट लिख लो, जीरो बराबर निकल जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू का मान हमारा कितना जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर इसमें से फाई जीरो निकल रहा है, अगर इसमें से फ्लक्स कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ आवेश जो है वो आवेश का मान कितना है, जीरो है। हाँ ठीक है, अगर फ्लक्स नहीं निकल रहा है तो हम क्या कह देंगे, आवेश का मान कितना है, जीरो है। पहली चीज तो ये हो गई। कह रहा है आवेश नहीं है, क्यों आवेश नहीं है। आवेश अगर होता तो हम गॉस के नियम से पढ़ चुके हैं कि अगर इसके अंदर कुछ भी आवेश होगा तो वो फ्लक्स बाहर, कुछ ना कुछ फ्लक्स बाहर जरूर निकालेगा। ठीक, तो ये रीजन यहाँ पे लिख देंगे कि अगर कुछ भी आवेश होता तो फ्लक्स निकलता है, इस फ्लक्स नहीं निकल रहा है इसलिए आवेश का मान कितना होगा, जीरो होगा। यही कंडीशन ट्रू नहीं है, एक कंडीशन और बनती है यहाँ पे। एक कंडीशन ये बनता है कि हो सकता है कि इसके अंदर दो आवेश हो, एक आवेश मान लो माइनस क्यू हो और दूसरा आवेश क्या हो, प्लस क्यू हो। एक आवेश माइनस क्यू और दूसरा आवेश क्या हो, प्लस क्यू। हमने एक जगह बताया था कि अगर मान लो ये कोई एक पृष्ठ ले लिया, यहाँ पे आवेश हमने Q1 दे दिया, यहाँ पे Q2 दे दिया, बाहर Q3 दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फाई जो बराबर होता था ये हमारा Q इनसाइड, हम क्या लिखते थे, Q इनसाइड लिखते थे, यानी कि उसके अंदर जितना भी आवेश है सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या जाए, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखे थे। एक बार पेज पलट के देखो, आपको वहाँ पे हमने बताया था कि इसके अंदर जो भी हमारा बंद पृष्ठ होगा उस बंद पृष्ठ के अंदर Q इनसाइड देखना कि उसके अंदर टोटल आवेश कितना है, उस आवेश को देखना है। अगर मान लो यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे मान लो एक Q है और एक हमारा -2Q है, जैसे मान लो यहाँ पे Q है और एक हमारा -2Q है, तो यहाँ से जो ये Q लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, -2Q लिखते हैं। अंदर टोटल उसके अंदर देखते हैं कितना फ्लक्स है। तो यहाँ पे ये भी केस तो बन सकता है कि जितना धनात्मक हो उतना ही क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। यहाँ पे प्लस रहेगा, जितने धनात्मक आवेश हो जाए उतना ही ऋणात्मक आवेश हो जाए। तो उस केस में भी हमारा फ्लक्स कितना निकलेगा, जीरो के बराबर निकलेगा। देखो जैसे अगर मान लो कि इसके अंदर यहाँ पे Q था और यहाँ पे Q है प्लस Q और यहाँ पे कितना है, माइनस Q है, तो जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q प्लस Q माइनस का Q के बराबर, तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। देखो इसके अंदर आवेश तो है ना, प्लस Q और माइनस Q आवेश है, लेकिन तब भी फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लिखोगे कि गॉस के नियम से सबसे पहले तो ये लिख के दिखा दोगे कि यहाँ पे Q बराबर जीरो है, इसलिए इसके अंदर फ्लक्स, इसके अंदर आवेश नहीं होगा। ठीक, उसके नीचे लिखोगे इसके अंदर आवेश हो भी सकता है, लेकिन अगर आवेश होगा, अगर इसके अंदर आवेश होगा तो एक जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश भी होगा, ताकि जो हमारा Q नेट निकल के आए वो कितना है, जीरो के बराबर आ जाए। तो ऐसे भी एक केस यहाँ पर बन सकता था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देना अपना, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो 1.18।
क्वेश्चन नंबर 1.18 यार बाहर का है, चलो 1.18 में क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि चित्र 1.34 में दर्शाया गया। चित्र 1.34 पहले देख लो, ये 1.34 एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये एक चित्र बना हुआ है, ये साइड हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये साइड भी यहां से कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक, दोनों साइड दे रखी है। कह रहा है कि 1.4 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र से, ठीक इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर आकर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आकर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आकर यहाँ पर एक प्लस 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। अच्छा, संकेत भी दे रखा हुआ है को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सबसे पहला काम तो ये करो, अगर हमें इससे फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। बताया था ना कि फ्लक्स निकालने के लिए पहले बंद पृष्ठ बनाओ, तो बंद पृष्ठ लो, इसको बंद पृष्ठ बना लेते हैं, ठीक है। इसको बंद पृष्ठ यहाँ से बना लेते हैं कि ये हमारा एक बंद पृष्ठ हो गया, ठीक है। इसको बंद पृष्ठ बना लेते हैं, यानी कि एक घन बना लेते हैं। अगर एक घन बना लेंगे तो वो घन हमारा कैसा हो जाएगा, एक बंद पृष्ठ हो जाएगा। देखो ये घन जो हुआ, ये घन हमारा कैसा हो गया, एक बंद पृष्ठ हो गया इस तरीके से, ठीक। ये घन थोड़ा अजीब ही घन है, मान लो यार घन है, चलो ठीक है, बनाऊंगा फिर से टाइम लगेगा। देखो एक हमारा क्या, एक घन है ये। अब इस घन के केंद्र से यहाँ 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, देखो ये ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाकर ये 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। यानी कि 10 माइक्रोकुलाम जो आवेश रखा है वो एकदम से एकदम कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा हुआ है, एकदम केंद्र पे रखा हुआ है। तो इस पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, अगर इस घन से फाई घन निकालूं, तो अगर मैं यहां पे निकालूं कि फाई घन, तो फाई घन का मान कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान कितना दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल के आएगा, ठीक। ये पूरे अच्छा, एक क्वेश्चन तो कराया यार इस प्रकार से, मैंने एक क्वेश्चन इस प्रकार का कराया हूं, चलो देख लो फिर से। इस पूरे घन से कितना निकलेगा, 10 माइक्रोकुलाम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा। तो एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, अगर मैं एक फ्लक्स से निकालूं कि एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, तो एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा। चूंकि जो फ्लक्स होगा वो हर दिशाओं से क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। तो जितना नीचे वाले पृष्ठ से निकलेगा उतना ही बाहर वाले पृष्ठ से निकलेगा, उतनी बगल वाले से, उतने ऊपर नीचे, हर तरीके से, हर तरफ से, हर जो छठों पृष्ठ, 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा वो कैसा निकलेगा, बराबर निकलेगा। तो अगर एक पृष्ठ का यानी एक फलक का अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो उसको क्या कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। तो Q का मान हमारा कितना था, इसको हटा दो यहाँ से, Q का मान हमारा कितना है, Q का मान दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में बदल लो, 10 × 10 पे पावर -6 और डिवाइड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हमारा जो 5 फ्लक्स निकल जाएगा कि एक फ्लक्स से नीचे वाले फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो हो जाएगा 10 इंटू 10 पे पावर, इसको करोगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10 पे पावर 1 है, दोनों को जोड़ दो तो 10 पे पावर -5 डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। देखो आंसर क्या दे रहा है इसमें, आंसर दे रहा है हमारा कि 1.88 इंटू 10 पे पावर 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे, देखो कुछ करना नहीं है कि 1 इंटू 10 पे पावर -5 डिवाइड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 के बराबर। अब इसको जब ऊपर ले आके हल करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा कि 1.88 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मेन बात इसमें यही समझने वाली थी कि सबसे पहले हमें इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाकर हमें एक फ्लक्स निकालना था। तो इसके 5 सेंटीमीटर ऊंचा जाएंगे तो जो ये घन बना है, इस घन की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो जब नीचे वाले फ्लक्स से 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, यानी कि घन के कहाँ पहुँच जाएंगे, घन के केंद्र पर पहुँच जाएंगे। और घन के केंद्र पर रखे फ्लक्स, घन के केंद्र पर रखे आवेश से तो फ्लक्स निकालना हमें आता है। फ्लक्स इतना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स होगा, ठीक है, सॉरी फ्लक्स होगा, ठीक। नोट कर लो, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.19
क्वेश्चन नंबर 1.19 इसमें क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 10 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर रखी है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ, तो 9 सेंटीमीटर वाला एक गॉसीय पृष्ठ बना लो, एक घन बना लो जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। एक लंबाई जो दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा एक घन बन गया। ये कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। ये भी कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये सारे जो हैं वो हमारे 9 सेंटीमीटर के बराबर दे रखे हैं। समझ में आ रहा है ना, तेज़ तो नहीं हो जा रहा है, बहुत स्लो चलने पे टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। पिछले वाले वीडियो का लेंथ है लगभग 90 मिनट। अब देख के वैसे ही घबरा जाओगे, देखा होगा घबरा जाओगे यार 90 मिनट। ठीक है, देखो कह रहा है 9 सेंटीमीटर है। ठीक, केंद्र पर, इसके केंद्र पर 2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश, इसके केंद्र पर यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा हुआ है। 2 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा हुआ। ठीक, कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए कि इसके पृष्ठ से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यार तो इसमें क्या सिंपल सा है यार, फ्लक्स कितना गुजरेगा। अब फाई जो घन निकालोगे, फाई घन कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख दो तो और सुंदर हो जाएगा ये कि इनसाइड डिवाइड बाई Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो फाई घन कितना जाएगा, Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अब Q का मान कितना दे रखा है, फाई घन निकालोगे तो Q का मान कितना दे रखा है, गॉस के नियम से चाहो तो यहाँ पे एक लाइन और लिख दो कि गॉस के नियम से। अब एग्जाम में अगर आएगा तो इस चित्र बना देना, इससे लिख देना गॉस के नियम से, पूरा का पूरा नंबर देगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा टीचर। चलो Q इनसाइड बराबर कितना हो जाएगा, Q इनसाइड का मान देखा 2 × 10 पे पावर -6 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लो। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 पे पावर -12 के बराबर। सॉल्व कर लो, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 2.26 × 10 पे पावर, किताब तो है यार तुम लोगों के पास, 2.26 × 10 पे पावर 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नोट कर लीजिए, पिछला समझ में आया होगा यार, तो ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1.20 ठीक है, देखो इसमें कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर, सबसे पहले गोलीय गॉसीय पृष्ठ बनाओ। ठीक, एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ बनाया, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या में कितनी दे रखी है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसी बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ खींच लिया। ठीक, जितना कह रहा है क्वेश्चन में उतना करते जाओ, नेक्स्ट स्टेप में खुद ब खुद दिख जाएगा। वही काम मैं भी कर रहा हूँ, वही काम तुम भी करो यार, खुद ब खुद दिखेगा। ठीक, कह रहा है कि पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का जो मान दे रखा है फाई बराबर, देखो यहाँ से फाई का जो मान दे रखा है, फाई बराबर दे रखा है माइनस का 1.0 × 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर। तो अब हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया, यानी कि इसकी त्रिज्या बढ़ाकर 20 कर दिया जाए, तो अब बताओ इससे फ्लक्स कितना, तुम खुद बताओ यार इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। चलो मैं इसकी त्रिज्या को 20 कर दे रहा हूँ, ये गॉसीय पृष्ठ सब कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक, इस तरीके से बन गया, आर का मान जो हो गया वो 20 सेंटीमीटर हो गया। तो एक बात याद है कि हमारा जो फाई का मान निकल के आता है वो फाई बराबर देखो हमारा कितने, गॉस के नियम से, अगर गॉस के नियम से देखो तो फाई बराबर Q
क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो क्या फाई जो है वो त्रिज्या पे डिपेंड करता है? डिपेंड ही नहीं करता है त्रिज्या पे। तो चाहे इसको 10 करो, 20 करो, 30 करो, जो मन करे वो कर दो। जितना फाई इससे निकलेगा, इससे जितना फाई पहले गोले से निकलेगा उतना ही फाई दूसरे से निकलेगा, उतना ही फाई तीसरे से निकलेगा। कंडीशन इतनी सी है कि यहाँ पर अगर मान लो आवेश क्यू है, यहाँ पर आवेश कुछ अगर नहीं आ रहा, दूसरे गोले पर अगर कुछ नया आवेश नहीं आ रहा, तो अगर नया आवेश आ जाता है तो फिर ये इनसाइड चेंज हो जाता है। ये चीज़ हमने आपको क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ से ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो जितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा वही फ्लक्स तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जो यहाँ तक गया वही आगे बढ़ गया, जो यहाँ तक गया जो वही आगे बढ़ गया। अगर यहाँ भी इस सरफेस में कुछ चार्ज हो जाता, कुछ आवेश होता, तब उससे कुछ फ्लक्स दूसरा निकलता। ऐसा तो कुछ कंडीशन दिया नहीं है। तो यहाँ से कह रहा है कि कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इस पर ये लिखो कि गॉस के नियम से फ्लक्स त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए 10 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही फ्लक्स 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से भी निकलेगा। बस इतना सा काम लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें बी वाला क्या कह रहा है? इसमें बी कह रहा है बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इस पे कितना आवेश रखा, क्यू का मान ज्ञात करना है। तो फाई का मान देखो, आवेश निकालोगे तो क्यू बराबर कितना निकल जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1.0 इंटू 10 पे पावर 3। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। अब इनका जो गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर आ रहा है माइनस का 8.854 इंटू 10 पे पावर -12 के बराबर हो जाएगा, ठीक। जो 20 गुणा कर लो, जो आ जाएगा उसका वही आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इतना सा ध्यान रखना यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा जो फाई होता है वो त्रिज्या आर पर डिपेंड नहीं करता। त्रिज्या चाहे जितनी बढ़ा दी जाए उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए नोट कर लो, इसको नोट कर लिया है, नहीं किया तो पीछे जाके पॉज करके नोट कर लो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 1.21 में क्या कह रहा है? 1.21 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला पहले बना लो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है, इसकी त्रिज्या r बराबर जो दे रखी है वो r का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। r का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक। चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, ठीक है। चलो इस पे कोई एक परिमाण का आवेश रखा हुआ। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्यता अंतःमुखी हो, ठीक है। कह रहा है कि यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जाओ, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, चलो हमने एक गोला और बना लिया, ठीक। ये हमारी दूरी जो बराबर, चलो ठीक है यार बराबर मान लो, ये हमारी दूरी दे रखी है, वो r का मान कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ये r का मान जो दे रखा है इसको स्मॉल r कर दो, ये r का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान जो दे रखा है, विद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है कि 1.5 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलाम, ठीक। इतना न्यूटन पर कूलाम। त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा? यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र, अच्छा ठीक है, चलो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्यता अंतर्मुखी है, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे ये तो कह रहा क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर त्रिज्यता अंतःमुखी, उसके आगे लिखा है रेडियली इनवर्ड है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है? तो गोले पर कितना आवेश है, ये आवेश हमें यहाँ से बताना है कि गोले पर कितना आवेश है, ठीक है। देखो इसमें अब थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। देखो अगर हम यहाँ पर एक एरिया वेक्टर निकालें तो एरिया वेक्टर क्या हमारा इस दिशा में होगा, इस दिशा में हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। अगर मैं यहाँ पे फाई निकालना चाहूँ, एक बार तो फाई निकाल लो,
मैथमेटिकल तरीके से, अगर फाई का मान एक बार निकालो मैथमेटिकल तरीके से, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा इस दिशा में, और ये दिशा जो है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है रेडियली इनवर्ड है, त्रिज्यता अंतःमुखी है, यानी कि अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पे अगर थीटा का मान देखोगे तो थीटा का मान हमारा कितना होगा, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर फाई का मान निकालना चाहो तो फाई बराबर कितना होगा, फाई बराबर होगा ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। फाई का मान जो होगा वो हमारा ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक, फाई बराबर, यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा, देखो ई का मान कितना है 1.5 इंटू 10 पे पावर 3 है। ठीक, अच्छा ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे हम फाई का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फाई का मान कितना होगा, सॉरी फाई बोल रहा हूँ, यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, आर का मान कितना 20 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई आर का मान कितना है 20, इसको मीटर में बदल लो, मीटर में बदलोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर 0.02 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 180 हो जाएगा, कॉस 180 के बराबर। तो फाई हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 0.20 का होल स्क्वायर इंटू -1 के बराबर। तो फाई का मान हो जाएगा, जरा यहाँ से गुणा करोगे, 15 का गुणा 4 में करोगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा 6.0 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू, इसको ऐसे लिख लो कि 0.20 इंटू 0.20, और इसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, एक बार अब देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पर मैं फाई निकाल ले रहा हूँ मैथमेटिकल तरीके से, यानी ई डी ए करके फाई निकालो। एरिया वेक्टर निकाला तो एरिया वेक्टर जो होगा वो पृष्ठ के कैसा होगा, लंबवत होगा, बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो हमारा यहाँ से जो वैद्युत, ये एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, फाई का मान निकाल लिया। ठीक है, एक बार फाई का मान वहां से निकाल लिया। ठीक, अब दूसरी बार गॉस के नियम से अगर देखोगे कि गॉस के नियम से, अगर हम गॉस के नियम से देखें तो गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, फ्लक्स का मान होगा फाई बंद पृष्ठ जो होगा, फाई बंद पृष्ठ वो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, सॉरी आवेश कितना है, Q के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा Q का मान, Q ही रहने दो, Q का मान निकालना है, एप्सिलॉन का मान हो जाएगा 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये भी फाई है और ये भी फाई है, दोनों फ्लक्स हमारा निकला, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, दोनों हमारे फ्लक्स निकले हैं। ये मैथमेटिकल तरीके से निकला, ये हमारा गॉस के नियम से निकला है। ठीक, तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6.0 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 3.14 इंटू 0.20 इंटू 0.20। ठीक, बराबर का ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 के बराबर आ जाएगा। बस अब इसको इधर लाके गुणा कर दो, Q का मान निकालो, और जब Q का मान निकालोगे तो Q का मान जो आएगा वो आएगा हमारा 6.67 इंटू 10 पे पावर -19। एनसीईआरटी में दिया हुआ यार, निकाल लो उसको। अब इसका कैलकुलेशन करना, बस मेन पॉइंट यहाँ पे जो समझने वाली थी वो ये थी हमारी, कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो त्रिज्यता अंतर्मुखी, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ हो गया। तो यहाँ पे हमने एक बार निकाल लिया वैद्युत फ्लक्स निकाला DA करके, यानी कि मैथमेटिकल तरीके से, और दूसरी बार फ्लक्स निकाला किसके, फाई की, गॉस के नियम से। दोनों फाई हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, हमारा Q का मान यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, इतना हो गया, इतना हो गया, मिटा दूं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब मुझे नहीं सुनाई देगा, तुम पढ़ो खुद में पढ़ो अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर नहीं ट्राई की हो तो वीडियो को रोक दो यहीं पर, और एक बार अगला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर। ठीक है, अगर कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, कितना था, 1.21 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1.22। ठीक, देखो इसमें कह रहा है 1.22 में कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का, सबसे पहले तो एक गोला बना लो, एक गोला बनाओ जिसका व्यास जो दे रखा है, देखो व्यास कितना दे रखा है 2.4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 1.2 मीटर। त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या r का मान निकल जाएगा
आर का मान निकल जाएगा 1.2 मीटर के बराबर। ठीक है, व्यास दे रखा था 2.4, तो 1.2। अब कह रहा है कि किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा सिग्मा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर, ये दिया है 80.0 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको पहले कूलाम में बदल होती हो जाएगा 80 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर के बराबर। पहला कह रहा है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर कितना आवेश है, पहला क्वेश्चन कि गोले पर कितना आवेश है, दिख रहा है ना, गोले पर कितना आवेश है, जल्दी चेंज कर दूंगा यार इसको, गोले पर कितना आवेश है। ठीक, तो सिग्मा का मान पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। ये तो बताया था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो यहाँ से अगर सिग्मा का मान निकालूंगा तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश डिवाइड बाई क्षेत्रफल, आवेश डिवाइड बाई क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो आवेश कितना है, क्यू है। ठीक, आवेश कितना है, क्यू, इसको क्यू, आवेश को देते थे क्यू। ठीक, क्यू हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे किसका मान, आवेश का मान तो पूछा है, क्यू का मान पूछा ना, यहाँ से हमसे क्यू का मान पूछा है। तो यहाँ से क्यू बराबर निकल जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा का मान दिया रखा है 80 × 10⁻⁻6 इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 × पाई का मान 3.14, आर का मान हो जाएगा 1.2 × 1.2। अच्छा ये मीटर में ही दिया है ना, सेंटीमीटर में तो नहीं दिया हुआ है, 2.4 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में दिया होता तो मीटर में बदल लेते हैं, तो ये मीटर में दिया तो 1.2 मीटर के बराबर ही रहने दो। अब इन सब का क्या कर दो, गुणा कर डालो, गुणा कर लो। तो यहाँ से Q का मान देखो कितना आ जाएगा। देखो इन सब का जब गुणा करोगे तो फाइनली लिख दे रहा हूँ कि Q का मान, अब गुणा करते रहना अपना आराम से, Q का मान जो आएगा वो आएगा हमारा 1.45 × 10⁻³ कूलाम के बराबर। ठीक, इसका गुणा करोगे तो 1.45 × 10⁻³ कूलाम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो बी, ये आवेश हमसे पूछा था, बी क्वेश्चन में क्या कर, गुणा कर दूं क्या इसका, बोलो गुणा कर दूं, कर ले जाओगे ना, अरे गुणा कर ले जाओगे ना, बहुत टाइम लगता है यार, फिर लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। फिर देखो इसका गुणा करना है, कुछ करना है नहीं, बराबर एम हो जाएगा 144 1.44, इसका गुणा 3.14 में कर देना, 8 चौक 32 320 से हो जाएगा, दशमलव हटा के 10⁻⁻6 कर लगा देना, हो जाएगा, आ जाएगा 1.45 × 10⁻³ कूलाम के बराबर। ठीक है, कर लेना इसको। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स चूंकि बंद पृष्ठ है तो गॉस का नियम लगा सकते हैं, तो फ्लक्स पाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0 के बराबर होगा। ठीक, तो Q का मान हमारा आया है 1.45, तो हो जाएगा 1.45 × 10⁻³ डिवाइड बाई ε0 का मान कितना होगा 8.85 × 10⁻12 के बराबर होगा। अब देखो ये दो अंक बाद, इसे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको हटा दो। ठीक, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 1.6 आएगा, 1.6 × 10⁻, क्या लिख रहा हूँ यार, 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेना अपना आराम से बैठकर, देखो 5 से भी कुछ कट जाएगा, आ जाएगा यार आंसर, कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं आएगा तो बता देंगे, कमेंट कर देना, फिर से वीडियो बना देंगे इस पर। चलो नोट कर लो इसको, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। नोट कर लिया, चलिए। वन 1.23 कौन सा था, 22 था ना, 1.23 22 ही था ना, ठीक है 1.23। इसमें देखो क्या कह रहा है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक अनंत रैखिक आवेश बना लो, ये हमारा एक अनंत रैखिक आवेश है। कह रहा है कि इससे
2 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी आर का मान कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस वैद्युत क्षेत्र ई का मान कितना दे रखा है, 9 × 10⁴, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के बराबर। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करिए। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता था, लैम्डा, लैम्डा ज्ञात करना है। आर का मान सेंटीमीटर से मीटर में बदल लो तो हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आर का मान 2 × 10⁻² मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, लैम्डा का मान पूछा है तो रेखीय आवेश घनत्व में हमने वैद्युत क्षेत्र ई का मान पढ़ा था, तो ई का मान कितना होता था आर दूरी पर, कि लैम्डा / 2πε0 × आर के बराबर। लैम्डा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 2πε0 आर × ई का मान। अब सबका मान रख दो तो यहाँ से हमारा लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 × पाई का मान 3.14, ε0 का मान 8.85 10⁻⁻12, आर का मान 2 × 10⁻⁻2 और ई का मान 9 × 10⁻⁴ के बराबर रख दो। अब इन सब का गुणा भाग करोगे तो गुणा भाग करने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा हमारा 10 माइक्रो कूलाम के बराबर। लैम्डा बराबर आ जाएगा 10 माइक्रो कूलाम। अब देखो ये आंसर आएगा तुम्हारा कूलाम में, आंसर आएगा तुम्हारा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, लैम्डा का जो मान आएगा वो आएगा हमारा, लैम्डा का मान आएगा यहाँ से सो करोगे तो देख लो लैम्डा का मान शायद 10 ही तो आता है। 1 मिनट बता रहा हूँ, लैम्डा का मान जो आएगा 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर, 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। इंसर्ट रखा हूँ यार आंसर खोल के ठीक है, चलो देखो यहाँ लैम्डा का मान कितना जाएगा 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर के बराबर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो। अब उसको कैलकुलेशन यार खुद से करना उतना, चलो कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार देखो अगर हिंट मिल जाएगा तो आसानी से कर ले जाओगे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं ये। अभी मुश्किल क्वेश्चन तब आएगा जब इसका तुम अतिरिक्त प्रश्न पे आओगे, तब मज़ा आएगा वहाँ पे अतिरिक्त वाले प्रश्नों पे। देखो 1.24 कह रहा है 2 पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट रखी है, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के विपरीत चिन्ह विपरीत हैं। चलो बना लो यार, देखो चित्र बना लो। सबसे पहले 2 प्लेट कह रहा है, 2 प्लेट हैं और दोनों समांतर रखी हुई हैं, ठीक है, समांतर रखी हुई हैं, एक दूसरे के समांतर निकट रखी हुई हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, यहाँ पे मान लो सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, भी कुछ नहीं बोला है तब। चिन्ह विपरीत है तो इस पे मान लो प्लस चिन्ह है, अंदर वाले पृष्ठ पर इस पे मान लो प्लस चिन्ह है और इस पे मान लो कि ये हमारा माइनस चिन्ह है, ठीक है, ये हमारा प्लस चिन्ह है और ये हमारा माइनस चिन्ह है, ठीक। कह रहा है कि तथा इनका परिमाण इतना है। अच्छा, दोनों का परिमाण भी दे रखा है, इनका आवेश इसको मान लो Q1 इसको मान लो Q2, तो दोनों का परिमाण जो दे रखा है यहाँ पे बराबर दे रखा है। Q1 बराबर Q2 बराबर दे रखा है 17.0 × 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इनके भीतर फलकों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की, अच्छा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान दे रखा है, दोनों पे सिग्मा बराबर है और सिग्मा का मान दे रखा है 17.0 × 10⁻⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहला क्वेश्चन, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, इसको मान लो कि ये हमारा प्लेट फर्स्ट है, इसको मान लो प्लेट सेकंड है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र बताना है, ठीक, इसको मान लो पॉइंट ए। दूसरे क्वेश्चन में क्या, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर, यहाँ पर इसको मान लो पॉइंट बी। कह रहा है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र मान लो सी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बताना है। अब देखो यार ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म, हाँ हो गया, अरे ये क्वेश्चन कराया हूँ ना। अगर अच्छा चलो देख लो फिर से, यहाँ पे देखो इसकी वजह से अगर वैद्युत क्षेत्र देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लेट 2 की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या इस दिशा में होगी, इसको नाम दे दो हमारा कितना E1 है।
अच्छा, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। इसको नाम कितना दे दो, E2 दे दो। अब देखो चूंकि दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो बराबर है, ठीक, और ये E1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा, E1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा। दोनों की दिशाएं जो विपरीत है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा जो होता है वो सिग्मा बराबर हमारा कितना आया था, सिग्मा बराबर आया था, सॉरी वैद्युत क्षेत्र बराबर आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। रात बहुत हो गई, नींद आ रही। चलो, ई का मान कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था, यानी कि दूरी पर तो डिपेंड करता नहीं था। तो जितना वैद्युत क्षेत्र ये वाला इस पर लगाएगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र इस पर लगाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे पे 2 की वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस दिशा में होगा, इधर होगा हमारा E2। 1 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इधर होगा, ये हो जाएगा हमारा E1। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, E1 बराबर E2 का होगा, और दोनों बराबर होंगे, दिशा में विपरीत है, यानी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से हमारा EB का मान जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। EB का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट सी पर निकालो। पॉइंट सी पर निकालोगे तो पॉइंट सी पर देखो, प्लस की वजह से, एक की वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, ये हो जाएगा E1। इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, ये भी इधर हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E मान लो। तो पॉइंट सी पर, बिंदु सी पर, यहाँ पे देखो, मान लो बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र E जो होगा वो होगा हमारा E1 प्लस का E2, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान, दोनों तरफ जोड़ दो। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, अगर समांतर प्लेट रखा हुआ है तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिग्मा का मान दे रखा है, ये दे रखा है 17.0 इंटू 10 पे पावर -12, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 के बराबर। सर ये 22 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने बताया भी था वहाँ पे, अगर कोई दो समांतर प्लेट रखी हुई है, एक पे धनात्मक आवेश है, एक पे ऋणात्मक आवेश है, और दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा वो बराबर है, तो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ 0, इस तरफ 0 होगा। अच्छा, यहीं पे एक केस और बताया था, अगर तुम्हें याद हो एक केस, तो जो हमारा, अगर एक मैं चालक प्लेट रख देता हूं, अगर मैं एक चालक प्लेट रख देता हूं, तो चालक प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र जो आता था वो भी हमारा कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। क्योंकि हमने बताया था कि जो चालक प्लेट होता है उस चालक प्लेट में चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होने की वजह से जो इस पे आवेश होता है वो आवेश कहां पे आ जाता है, आवेश हमारा इसके दोनों पृष्ठ पर आ जाता है, बाहर की तरफ दोनों पृष्ठ पे आता है। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र निकाले थे, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालो तो कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। और इस टाइम मैं भी बताया था कि कंफ्यूज मत होना कि अगर एक सिंगल प्लेट दिया हुआ उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र जब निकालते तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब हमने एक चालक प्लेट लिया था तो उसकी वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर दो प्लेट लिया था जिनका आवेश विपरीत है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर है, तो उसके बीच में सिग्मा ई होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और उसके इस तरफ और इस तरफ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वैद्युत क्षेत्र 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से मिला लेना, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगला लेक्चर जो अतिरिक्त प्रश्न है उसको भी आप ट्राई करिएगा, अगर उसको नहीं कर रहे हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आता, ठीक है। उसका कुछ लेवल बढ़ा कर ही दिया हुआ है, लेकिन वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा आपको। इसके बाद आपको वो भी मिल जाएगा, उसका भी लेक्चर अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो तब तक पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।